एंजाइना का मतलब होता है कि हृदय की मांसपेशियों में खून का दौरा कम होना। इसके दो तीन मुख्य वजह होते हैं। या तो मेरे हार्ट पे ब्लड की सप्लाई बढ़ जाए, जिसको डिमांड बेस इस्चीमिया कहते हैं, या तो डिमांड ना बढ़े, नसें सिकुड़ने लगे जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो एंजाइना को डिफाइन करने के लिए ये है कि दिस इज द पेन इन मसल ऑफ हार्ट दैट काज बाई नर्विंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी एंड दैट नर्विंग माइट बी ट्रांजिटरी, जिसको कि हम वासोस्पास्टिक एंजाइना कहते हैं, और ऑब्स्ट्रक्टिव आर ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज, जिसमें नसें सिकुड़ने लगती हैं और हमें विभिन्न प्रकार से सीने में दर्द होना, सांस का फूलना, चलने में सांस का फूलना। कई बार मरीजों को मिथ्स होता है, कहते हैं मुझे तो गैस सी चढ़ रही है, लेकिन जब हम पेशेंट को इंट्रोगेट करते हैं, जब उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो पता चलता है कि ये गैस की बीमारी नहीं है, बल्कि ये हृदय की समस्या है। तो ये एक एंजाइना है और डे टू डे प्रॉब्लम है, जिससे मरीजों को बारे में अवगत रहना आवश्यक है। अगर जो हम पेशेंट के प्रोस्पेक्टिव से इसको हम डिफ़ाइन करें, तो हम दो को मेनली कहेंगे, एक तो स्टेबल एंजाइना और दूसरा अनस्टेबल एंजाइना। ऑल्दो अगर जो हम साइंटिफिकली क्लासिफाई करने जाएं तो वी हैव वासोस्पास्टिक एंजाइना, प्रिंजमेटल एंजाइना, नॉन एसटीएमआई जिसमें बाद में भी एंजाइना की तरह दर्द होता है, या हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन होने लगे, एनीमिया होने लगे तो भी दर्द होने लगता है। लेकिन हम मुख्यतः इस वक्त दो चीज़ों पे ध्यान देंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में बड़े करेक्टरिस्टिक पेशेंट की हिस्ट्री होती है कि डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपना काम रूटीन ठीक करता हूँ, लेकिन जब मैं तेज़ चलता हूँ, क्लाइंबिंग स्टेयर यानी सीढ़ी चढ़ता हूँ या कोई स्ट्रेसफुल काम करता हूँ, तो मेरे सीने में हल्की सी दर्द, जलन सी होने लगती है और फिर मैं बैठ जाता हूँ, आराम हो जाता है मुझे। इसको स्टेबल एंजाइना कहते हैं, एंजाइना ऑन एक्सर्शन। जबकि अनस्टेबल एंजाइना का मतलब होता है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज़ इज़ मोर, और पेशेंट को बैठे बैठे ही दर्द होने लगे, या जो स्टेबल पेशेंट था उसके एंजाइना की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगे और थोड़ी दूरी पे ही चलने में उसको दर्द होने लगे, सांस फूलने लगे, तो इसको अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। अनस्टेबल एंजाइना एक इमरजेंसी है जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का प्रेजेंटेशन है, जिसमें एसटीएमआई मेजर हार्ट अटैक होता है, नॉन एसटीएमआई और अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना इज अ रियली मेडिकल इमरजेंसी, वी नीड टू प्रॉम्प्ट एक्शन फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। एंजाइना के लक्षण मुख्यतः देखा जाए तो दो तीन बड़े क्लासिकल सिम्टम होते हैं और ये बड़े भ्रमित करने वाले होते हैं डे टू डे प्रैक्टिस में, और कई बार मरीजों से दो चार होना पड़ता है हमें कि हम मरीज़ को कैसे कन्विंस करते हैं। जैसे अभी पेशेंट ओपीडी में मेरे पास एक आया और वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है गैस चढ़ी है। जब मैं उसकी कोमॉर्बिडिटी को पूछा, ही वाज डायबिटिक, ही वाज हाइपरटेंसिव, और जब साथ में मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पता चला कि चलने में उसकी गैस जैसी जलन बढ़ने लगती है, जो दर्द है वो हाथों में रेडिएट होता है। कई बार बड़ा करेक्टरिस्टिक अगर जो डॉक्टर मरीज़ के साथ समय व्यतीत करे और हिस्ट्री ले तो पता चलता है, मरीज़ ये भी कहता है कि वो दर्द लोअर जा तक जाता है, नीचे जबड़े तक जाता है, कई बार एपिगैस्ट्रियम ऑफ अम्ब्लाइकस भी पेन रेडिएट होता है। तो करेक्टरिस्टिक यही है कि रेस्टिंग पेन हो सकता है डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ी हुई तो, और एंजाइना एंड एक्सेशन तब कहेंगे कि जब रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो, बर्निंग पेन हो, गैस जैसी जलन हो, लेफ़्ट साइड में पेन हो, चलने में दर्द बढ़ने लगे, लेफ़्ट साइड आर्म में रेडिएट होने लगे, तो ये सब क्लासिकल एंजाइना के लक्षण होते हैं। मुख्यतः एंजाइना की जो वजह है वो ये है कि नसों में खून का बहाव कम होना। तो बहाव होता कैसे कम है? जो वैस्कुलर एंडोथेलियम है, जो इसमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस टेक्निकल टर्म्स है, यानी कि उसमें जो हमारा फैट कंटेंट है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, उसमें लिपिड एक्यूमुलेशन होने लगता है, प्लेटलेट प्लाक बनने लगता है, जिसकी वजह से खून का बहाव कोरोनरी आर्टरी में कम होने लगता है। तो सामान्यतः जब हम चुपचाप बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए, तो समस्या नहीं होती, लेकिन एक दिन जब हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, किसी भी वजह से बढ़ाते हैं, तो हमें दर्द होने लगता है। तो मुख्य वजह इसका ये है कि आर्टरी में, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी में खून का बहाव कम होना, और उस बहाव के कम होने की वजह से जो टेक्निकल टर्म है एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज इन कोरोनरी आर्टरी, और उस एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज की वजह क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ एडेज हम लोगों की सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, एक्सेस टेकिंग ऑफ जंक फूड, अर्ली एज CAD,
डायबिटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, तो ये सब अर्ली एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेज के रिस्क फैक्टर हैं। और काज ऑफ एंजाइना इज रिड्यूस ब्लड सप्लाई इन कोरोनरी आर्टरी बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस। एंजाइना साधारण एंजाइना तक रहे, स्टेबल एंजाइना है तो ठीक है, हम अपना रूटीन बढ़िया चल रहा है। लेकिन जब वही एंजाइना अनस्टेबल एंजाइना में बदल जाए, हमारी सीवियरिटी ऑफ लीजन बढ़ जाए, जैसे मेन 3 कोरोनरी आर्टरी होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और आरसी होती है। सपोज दैट प्रॉक्सिमल एलएडी में प्रॉब्लम होने लगे, लंबा लीजन होने लगे, लंबा ब्लॉकेज होने लगे, पेशेंट अनस्टेबल एंजाइना में कन्वर्ट होता है। फिर ब्लड सप्लाई कम होने से क्या होता है कि हार्ट की मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, और जब पेशेंट टर्मिनल स्टेज पे जाता है तो हार्ट की पंपिंग भी कम होने लगती है, जिसको टेक्निकली इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। तो इजेक्शन फ्रैक्शन ही पंपिंग कैपेसिटी कम होने लगती है। तो अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंसेज में देखेंगे तो पेशेंट इज लैंड अप इनटू हार्ट फेल्योर, और हार्ट फेल्योर में जाने का मतलब ये होता है कि आपके हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं और मेजर लीजन है, मेजर एपिकार्डियल कोरोनरी आर्टरी में प्रॉब्लम है। ऑल्दो हार्ट की पंपिंग कम होने के बहुत सारे वजह होते हैं, जिसमें कि ब्लॉकेज नहीं होता, इट्स सेल्फ मांसपेशियों की समस्याएं होती हैं। लेकिन एंजाइना का जो इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सिक्वेंसेज है कि जब बीमारी बढ़ जाए, जब ब्लॉकेज बढ़ जाए तो पेशेंट हार्ट फेल्योर की तरफ अग्रसर होने लगता है। तो इसको अर्ली स्टेज में डायग्नोज करके रोकना आवश्यक होता है। जब हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करते हैं, जैसे एंजाइना है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, तो ऑन द टॉप ऑफ ट्रीटमेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम लाख कोशिश कर लें, हम लाख दवाई दे दें, और कोई घर पे जा कहे कि मैं पिज़्ज़ा बर्गर ही खाऊंगा, जाके घर पे नॉनवेज ही तोड़ूंगा, तो हमारा प्रयास सब विफल हो जाता है। तो अल्टीमेटली वी स्टार्टेड ट्रीटमेंट विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद जो हमारी कुछ दवाइयाँ हैं, लाइक वेस्कुलो प्रोटेक्टिव मेडिसिन, जैसे ब्लड थिनर है, जिसकी वजह से खून का थक्का न जमे और कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन ना होने लगे। इसके बाद क्या होता है कि फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंटी एंजाइनल, जो टेक्निकल टर्म्स है, जो कि ब्लड प्रेशर और पल्स रेट के हिसाब से हम डिफ़ाइन करते हैं किस मरीज़ के लिए कौन सी दवा अच्छी होगी। तो इनिशियली स्टार्टेड विथ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, वॉट एवर द हीमोडायनेमिक पैरामीटर ऑफ हार्ट इज द नेसेसरी, एंड देयर इज ए लॉट ऑफ गाइडलाइन, बट वी आर making individual priority for the patient, what is the need of patient, that is the more important. जब हम मरीज़ को जब डायग्नोज कर लेते कि एंजाइना है, तो प्लान करते हैं कि साइट ऑफ लीजन एंड टाइप ऑफ लीजन क्या है। सपोज दैट सिंपली हमने टीएमटी किया, टीएमटी पॉजिटिव आ गया, अर्ली पॉजिटिव आ गया, तो हमने प्लान किया कि पेशेंट की एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी किया, एंजियोग्राफी में प्लान आई, प्रॉब्लम आई। जैसा मैंने कहा कि 3 मेन नसें होती हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट मेन तो एक होती है जिससे कि लेफ्ट सिस्टम में राइज होता है। तो अगर जो लेफ्ट मेन डिजीज़ है या एलएडी जहाँ से जिसको कि ऑस्टियल लीजन है, या तीनों आर्टरी ब्लॉक है, तब तो एक बड़ा करेक्टरिस्टिक इंडिकेशन बनता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग का, सीएबीजी जिसको कहते हैं। और अगर जो ऐसा नहीं है, जैसे किसी के आर्टरी में बीच में ब्लॉकेज है, या टर्मिनल ब्लॉकेज है, या राइट सिस्टम में ब्लॉकेज है, तो हम उसमें एंजियोप्लास्टी यानी छल्ले डाल के भी नसों को फैला सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, ग्रे एरिया भी होता है। सपोज दैट देयर इज़ वन पेशेंट ऑफ ट्रिपल वेसल डिजीज़ एंड ही इज़ वेरी लीन एंड थिन, ही कैन नॉट एबल टू गो फॉर द बाईपास सर्जरी। जैसे ओपन हार्ट करेंगे आप, हो सकता है कि दैट माइट लैंड अप इनटू कॉम्प्लिकेशन। So we are going to discuss risk and complication of each and every procedure. So this depend on the case scenario and what the condition of patient. But there are 3 classical indication of bisurgery: left main disease, left anterior descending artery disease with the ostial lesion, and triple vessel disease, and patient is having concomitant comorbidity like diabetes and diffuse lesion. एंजाइना से बचने के लिए यही है कि हम अगर जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस जो हमारी बॉडी में है, अगर जो उसको हम डिले कर दें, उसको मिनिमाइज़ कर दें, तो हम
आर्टरी की जो नर्विंग प्रोसेस है उसको कम कर देंगे। इसलिए हम क्या कहते हैं ना कि अपनी वैस्कुलर एज को देखिए। अर्ली वैस्कुलर एजिंग इज़ द वेरी डेंजरस एंड डेट्रीमेंटल थिंग। सो नॉर्मल वैस्कुलर एजिंग, हमारी जितनी उम्र है क्या हमारे आर्टरी की भी एज वही है, ये इम्पॉर्टेंट है। सो वैस्कुलर एजिंग पे ध्यान देना हम लोगों को, और उसको रोकने के लिए हम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा, reduce your fat content, reduce your junk food, reduce your high calorie diet एंड एक्सरसाइज। जो हम ये कहते हैं कि जो वो रिस्क फैक्टर जिसको मॉडिफाई कर सकते हैं उसको तो करना ही चाहिए। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को ज़रूर कम किया जाए। स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर।